आज हम लोग पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट चैप्टर है हमारा, जो फर्स्ट ही चैप्टर है, आज हम लोग उसको ख़त्म कर लेते हैं फाइनली। तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत छोटा सा है, बट इसका जो हम लोग बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट बहुत ऐसा डीप है। तो हम लोग आज जो हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक्स क्लास 10th का डेवलपमेंट, उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब हर फील्ड में डेवलपमेंट हम लोग वर्ड सुनते हैं। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुन रखा होगा, आपने सोशल डेवलपमेंट सुना होगा, आपने नेशनल डेवलपमेंट सुना होगा। तो हम लोग पहले ये वर्ड जो डेवलपमेंट है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स होता है बेटरमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो एक हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, चाहे सोशली हो, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, तो उसमें बेटरमेंट होना। ठीक है, तो हमने क्या कहा, बेटरमेंट जो है हम कह रहे हैं कि हमारी सुधार होना किसी भी चीज में, पहले से बेहतर होना ही जो क्या है, ये ही है हमारी लाइफ में डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब हो गया, हमने कहा किसी भी चीज में हम बेहतर हो रहे हैं, पहले हमारी लाइफ में जैसे थे हम उससे एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है कोई एक ऐसा नहीं है कि किसी एक ही फील्ड में हो सकता है। तो हमने कहा डेवलपमेंट जो है एक सम टोटल होता है, सब चीजों को मिलाकर होता है। पैसा, ठीक है, फिर उसके बाद में है कि पैसे के साथ में हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा हमें सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़े, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फिर हमने कहा हमें जो इक्वालिटी मिले, हमने कहा हमें फ्रीडम मिले, हमने कहा हमें जो है सिक्योरिटी है, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे सिक्योर माहौल होना चाहिए, और हमें जो है दूसरों के थ्रू जो हमें रिस्पेक्ट भी मिलनी ही चाहिए। तो ये डेवलपमेंट का मतलब होता है। तो मैंने कहा डेवलपमेंट अपने आप में सिर्फ पैसा ही नहीं है। डेवलपमेंट वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं आनी चाहिए। हमारा मतलब होता है ऑल ओवर जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में, उसमें हमारे यहाँ बेटरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होता है। और एक ध्यान रखना, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं जाके डेवलपमेंट रुक नहीं सकता है, हमारी लाइफ में बेटरमेंट चलता ही रहता है। हम पहले बात करते हैं कि हाँ पहले हम लोग इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड जी रहे थे, आज हमने और बढ़िया मकान बना लिया, आज हमने बेटर हम लोग गाड़ियाँ ले लिया, हमने बेटर जो है हमारी लाइफ में हमने कुछ नया स्टार्ट किया। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हम नहीं कह सकते कि एक पॉइंट पे जाके ये खत्म हो जाता है, ये रुक जाता है, ये जो है हमेशा चलता ही रहता है। हमने एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, जैसे अगर पैसे के मामले में बात करो तो हम क्या एक बार हमने कह दिया पर कैपिटा इनकम क्या हमेशा फिक्स होती है? नहीं, वो हर साल जो है हमने कहा वो बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बदलती रहती है। तो पर कैपिटा इनकम हमने कहा इस साल हमारा जो है एक टारगेट इतना था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो डेवलपमेंट हमारे लिए मतलब हर साल के लिए हमारे पास एक डेवलपमेंट गोल हमारे पास में होगा कि हमें नेक्स्ट ईयर अचीव करना है। ठीक है, हम अगर बात करें तो देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं पैसा, तो हमने कहा पैसा हमें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट पैसा ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट जो है हमने कहा एक वन ऑफ द मोस्ट हमारे एट्रीब्यूट हो सकता है हमारे डेवलपमेंट का, बट वो केवल अकेला नहीं हो सकता है। तो उसमें हमने कहा हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग जो है वो भी उसमें कंसिडरेशन होती है, और भी बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट्स हैं जो हम आगे आज आगे हम लोग जाके क्या करने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अब हमने कहा कुछ डेवलपमेंट के कुछ हमने कहा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा हर आदमी का डिफरेंट एक गोल होता है। आप एक ही घर में रह रहे हो तो भी हर आदमी का एक डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल आपको देखने को मिलेगा। आप पूछोगे तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, तो आपके घर का जो बच्चा है वो एक बेटा बोलेगा मुझे तो जो है अभी लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, गर्ल बोलेगी कि नहीं मुझे तो है ना फॉरेन की जॉब करने के लिए जाना है, जो आपकी वाइफ होगी वो बोलेगी कि नहीं मुझे जो है अभी इससे भी बड़ा घर मुझे चाहिएगा। और आप जो है आप क्या चाहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इनकम आपको हो और आप क्या कर सकें अपने बच्चों को जो है सारे लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करा सके। तो हर आदमी का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ले लेते हैं हम लोग, जो एक है फार्मर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसकी जो ग्रेन्स है, ठीक है, ग्रेन्स है या जो भी उसका प्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे प्राइजेस मिले, उसके जो है उसको फेयर प्राइजेस मिले, या हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिले। तो ये फार्मर का डेवलपमेंटल गोल है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं एक लेबर का, जो लेबर है उसका है कि उसको जो है ज्यादा वेजेस मिले। ठीक है, वो चाहता है कि उसकी वेजेस जो है क्या हो, उसको हाई वेजेस, उसकी लाइफ में है कि मुझे बहुत ज्यादा वेजेस मिले।
ठीक है। एक बॉय है तो वो बॉय क्या कह रहा है कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, टू बाय ए कार, तो ये उसका डेवलपमेंटल गोल हो गया। गर्ल है वो चाहती है कि मैं जो है और ज्यादा जो है हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाऊं। तो हर आदमी का, आपने देखा हर आदमी का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है। ये ऐसा नहीं कि इंडिया में सब आदमी का, सब इंसानों का, जो भी सिटीजन्स वहाँ रह रहे हैं, सबका एक ही डेवलपमेंटल गोल हो। कोई जो लेडीज है वो चाहती है हमें इक्वल, मतलब हम जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। वो जो मेल्स चाहते हैं कि हमें और बेटर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिले। फार्मर्स बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे और कैनल्स वगैरह हो, जिससे इरिगेशन बहुत ज़्यादा होगा, मेरा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो हर आदमी जो है के लिए, हर एक इंसान के लिए जो है उसका डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते एक ही कंट्री में रहने वाले सब लोगों का एक ही डेवलपमेंटल गोल होता है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज हम लोग क्या कह रहे हैं, किसी एक के लिए डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, जो मेरा डेवलपमेंटल गोल है वो आपका डेवलपमेंटल गोल हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बात करी कि जो फार्मर है वो चाहते हैं कि हमें जो है वो उनके भाई फील्ड है बहुत बड़ा, वो चाहते हैं कि मुझे जो है जो उस पर लेबर्स मिले वो बहुत चीप प्राइसेस पे मिले। और वहीं पे लेबर क्या चाहता है कि मुझे जो जॉब मिले उसमें क्या होना चाहिए, मुझे जो है अच्छी वेजेस वगैरह मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे फार्मर का जो है उसका गोल है कि चीप मुझे क्या मिलनी चाहिए, चीप लेबर मुझे मिलनी चाहिए, ताकि मैं कम पैसों में ज्यादा काम करवा सकूं। और वहीं पे जो लेबर है वो क्या सोचते हैं, मुझे हाई वेजेस मिलनी चाहिए। तो अगर इसका डेवलपमेंटल गोल पूरा होता है तो इसका मतलब क्या है, ये बोलता है चीप प्राइसेस होगा, मेरा खर्चा कम मिलेगा, एंड में मेरे को जो है मेरा जो नेट मेरे पास आएगा वो मेरे पास अच्छा प्रॉफिट आएगा। और अगर इसका डेवलपमेंटल गोल पूरा होता है तो कहीं ना कहीं इस लेबर का डेवलपमेंटल गोल जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमने कहा एक जरूरी नहीं है कि किसी एक का डेवलपमेंटल गोल जो है दूसरे के लिए जो है वो भी डेवलपमेंटल गोल हो। यहाँ पे तो किसी एक आदमी ने डेवलपमेंट किया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ उसके साथ साथ दूसरे लोग भी डेवलपमेंट करे ही करे, ठीक है। ये चीज हो गई। तीसरा मैंने एक चीज पॉइंट इसमें कही, ये तो हो गया भाई डिफरेंट आदमी डिफरेंट गोल्स, इसमें किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरी चीज क्या होती है, डेवलपमेंट गोल जो होता है उसमें हमने कहा कि मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, ठीक है। जिंदगी में जो डेवलपमेंट है ना उसमें मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में एक ही गोल होगा, मैं यूँ चाहूंगी कि नहीं मुझे जो है इतना मैं एक आलीशान बड़ा मकान बना लूँ, नहीं, उसके साथ में ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी गाड़ी भी खरीदूँ, मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएं, वो अच्छे कोई गवर्नमेंट जॉब पे लगे। तो मतलब ऐसा है कि लाइफ जो है उसमें बहुत सारे गोल जो है उनका मिक्सचर होता है। केवल एक गोल के पीछे हम लोग पूरी लाइफ स्पेंड नहीं करते हैं, एक गोल अचीव होने के बाद में हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंटल गोल जो है बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। हर आदमी के अलग अलग नोशंस होते हैं। अब मैंने कहा आप घर में जाओ, आप घर में ये मुद्दा उठा दो कि भाई हमारी कंट्री कब डेवलप हो सकती है, कब हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग होंगे। पापा बोलेंगे वहाँ पे जाके कि पेट्रोल के प्राइसेस अगर कम हो जाए ना तो फिर क्या होंगे, हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी। मम्मी से पूछा गया, मम्मी ने बोला जब गैस सिलेंडर्स के प्राइस जो हैं वो लो हो जाएंगे तब हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी। बॉयज़ वगैरह क्या बोल रहे हैं, जब हमें जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाएगी तब इंडिया डेवलप होगा। गर्ल्स से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई हमें भी सारी अपॉर्चुनिटीज, हमें भी जो आप इक्वालिटी देते हो हो जाएगा। तो हर आदमी के अलग अलग नोशंस है इसके लिए कि नहीं ऐसा होगा तो हमारी कंट्री डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे हम डेवलप्ड हो पाएंगे। तो हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। तो इसी आधार पे हमने क्या करा है, जो हमारे गोल्स हैं उनको हमने 3 पार्ट जो है उनमें डिवाइड किया है, जिसमें आप देखोगे एक होते हैं कॉमन गोल्स जो मोस्टली सब लोगों को चाहिए, ठीक है, वो होते हैं डिफरेंट है। हर आदमी के लिविंग स्टैंडर्ड, हर लोग वहाँ की उसकी लोकेशन, कौन से एरिया से वो बिलोंग कर रहा है, उस पे जो है ये अलग अलग हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जो कॉमन गोल्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के, वो क्या होंगे,
वो यही होंगे ना कि भाई मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ वहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, वहाँ पे मुझे हर तरह की फ्रीडम हो, मैं जहाँ पे भी जाऊँ जा सकता हूँ, जो चाहूँ वो जॉब कर सकता हूँ, मेरे साथ लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फैमिली और फ्रेंड्स के थ्रू मिलनी चाहिए, मैं जिस एटमोसफेयर में काम कर रहा हूँ ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे मुझे जो है एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कॉमन गोल्स होते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, मुझे अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए। तो ये मतलब कॉमन गोल्स है हर किसी के लिए। अब डिफरेंट गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल जो है पर्सपेक्टिव होता है हर आदमी का। किसी के लिए होता है कि मेरे लिए ये डेवलपमेंटल गोल है, बट जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी हो। वो बोलेगा नहीं ये तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए ये नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बात कही थी अभी, एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था कि फार्मर है, वो क्या चाहता है कि मुझे इरिगेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और एक जो यूथ है वो चाहता है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए। तो मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब ये तो हो गए भैया डिफरेंट गोल्स हर आदमी के लिए। यूथ के लिए अलग होते हैं, फार्मर्स के लिए अलग होंगे, लेबर्स के लिए अलग होंगे, रिच पर्सनस के लिए अलग होंगे, गर्ल्स के लिए अलग होंगे, और बॉयज के लिए अलग अलग होंगे। अब ये तो हो गई बात। अब आता है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। मतलब ऐसा कि एक आदमी अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ करता है लेकिन उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट जो है किसी दूसरे पे जा रहा है, इसकी वजह से उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे गोल्स को हम कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा डैम्स बनते हैं, डैम्स फार्मर जो है या इंडस्ट्रीज वाले जो लोग हैं कि भाई हमें बहुत सारी की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मिलेगी, पानी वानी सब हमें अच्छे से मिल पाएगा, तो उन्होंने डैम्स बनाने की बात की। तो ये तो इंडस्ट्रीज वालों के लिए तो हो गया है कि उनका डेवलपमेंटल गोल्स। लेकिन इसी तरह अगर आपने डैम बना रहे हो, आप बहुत सारे एरिया को खाली कराना पड़ेगा वहाँ पे। डैम जब आप बनाओगे तो आपको जो है डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ रहने वाले जो ट्राइब्स वगैरह हैं आप उनको वहाँ से जो है शिफ्ट करोगे तो उनके लिए तो खराब है ना। वो ट्राइब्स वगैरह अपना घर छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे। तो ये आपका डेवलपमेंटल गोल या इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंटल गोल है वो जो है उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स नहीं है। ट्राइब्स के लिए वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे डैम्स बने। ठीक है, एक चाहते डैम्स बने, एक चाहते नहीं बने, क्योंकि दोनों के उनका जो है जो गोल पूरा हो रहा है, यहाँ पे उनके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। तो इसी तरह एक एग्जांपल है सरदार सरोवर डैम जो है, हम लोग बात करते हैं सरदार सरोवर डैम जो है, डैम बना, इंडस्ट्रीज वगैरह सबने सोचा कि बहुत अच्छे हमें क्या हो गया, हमें यहाँ पे अच्छा मतलब अच्छे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यहाँ पे वाटर वगैरह की सारी हमारी प्रॉब्लम्स दूर होगी। फार्मर्स जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो लोग सोच रहे थे हमें इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, और उन एरियाज़ में जो जहाँ पे सरदार सरोवर डैम बन रहा है वहाँ पे मतलब पानी की समस्या सारी खत्म हो जाएगी। अब देखो ध्यान रखना कि गुजरात वाले लोग वो हैप्पी है इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी ये सारी की सारी जो है चीज़ें फुलफिल हो रही है। इंडस्ट्रीज वाले खुश हैं, जो फार्मर्स है वो खुश हैं, और लोग भी खुश हैं। लेकिन एमपी के, क्योंकि वहाँ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कहा वो जब ये डैम बनेगा तो उनका बहुत सारा जो पार्ट है वो सबमर्ज हो जाएगा। तो जब वो पार्ट सबमर्ज होगा तो वहाँ रहने वाले विलेजर्स हैं या ट्राइब्स वगैरह हैं, उनको कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उनके लिए तो खराब है ना, उनको तो अपना घर वर सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें, अब उनको आप भेज भी रहे हो और उनको प्रॉपर जो है आप कंपनसेशन भी नहीं दे रहे हो, बहुत कम पैसों में आप वहाँ से हटाना चाहते हो, और वो जाके अपनी दूसरी जगह सेटअप भी होंगे, सबके लिए उनको पैसा चाहिए। तो ये सरदार सरोवर डैम जो बना था, एक के लिए जो है ये पॉजिटिव था और दूसरे के लिए ये नेगेटिव था। गुजरात वाले खुश थे, एमपी वाले दुखी थे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के जो है गोल्स होते हैं डेवलपमेंटल गोल्स। आपने देखा कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक चाह रहा है कि होना चाहिए, एक चाह रहा है नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कॉमन गोल्स सबके लिए होते हैं, डिफरेंट गोल्स हर एक आदमी के लिए डिफरेंट होते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग जो एक के लिए अच्छे और दूसरे के लिए बुरे होते हैं। ठीक है, ये हमने सब चीजें देख ली। अब हमने कहा हमारे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, जब आप बात करते हो तो ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करी जाए तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ से हमारी इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा। ठीक है, तो हमने कहा एक एजुकेशन होनी चाहिए, रोल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जितनी एजुकेशन होगी उतने ही ज़्यादा लोग जो है लॉजिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे। और हमने कहा तो जो जितने लोग एजुकेटेड होंगे उतने ही क्या है वो कंट्री डेवलप्ड होगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। रोल ऑफ हेल्थ, अगर हमारा जो सिटीजन्स है मोस्टली वहाँ पे हेल्दी होंगे, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए एसेट बनेंगे, ज़्यादा जो है हमारे लिए अर्निंग करेंगे, वो कंट्री डेवलप होगा। फिर हमने कहा अब इसके साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाने लगेगी, ताकि वो लोग क्या बनेंगे हमारे लिए
क्या बन सकते हैं, एसिड बन सकते हैं। मैंने कहा बहुत सारी बीमारियां चलती है, उसमें लोग अगर बीमार हो रहे हैं तो आप खुद सोचो कि क्या वो हमारे लिए एक एसिड की तरह काम कर पाएंगे, नहीं, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। जब पैसे से रिलेटेड बात आ गई तो इट मीन्स वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आदमी की इनकम जब इंक्रीज हो रही है तो वो उसके लिए क्या हो गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब हमने कहा सीधा सा है इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसा, तो व्हेन पीपल अर्न हायर इनकम एंड कैन सेटिस्फाई ऑल देयर नीड्स, वो अपनी मतलब इतना पैसा कमाएं और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे it is a process where the real per capita income increases over a long period। मतलब हम लोग बात करते हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम, हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम अच्छे से आगे समझने वाले हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को, पर कैपिटा इनकम होती क्या है। तो अब अभी के लिए हम इतना समझते हैं, हर जो वहाँ पे रहने वाले हर सिटीजन की एक इनकम होती है, उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, एवरेज इनकम होती है ये। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो अगर बढ़ती जा रही है तो ये क्या होगी, हमारे लिए अच्छा होगा और इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ के साथ में नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। जब यहाँ रहने वाले लोगों का जो है इनकम बढ़ रही है तो यानी कि पूरे नेशन की भी इनकम बढ़ रही है। अब मैंने यहाँ पे चीज आपको कही है, different people have different notions of development because life situations of persons are different and so their aspiration, desires and goals। तो हमने कहा हर आदमी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है, उनके अलग अलग सोच होती है उसको लेके, जिसको जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना वो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। जैसे मैंने कहा गुजरात वालों को वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको था अगर यहाँ डैम बन जाएगा तो हमारी जो है कि यहाँ पे जो है गुजरात जो है डेवलप होगा और साथ ही साथ इंडिया भी डेवलप होगा। लेकिन वहीं एमपी वालों ने कहा कि नहीं, अगर हमारे यहाँ पे डैम बना तो हम भी यहाँ पे जो है हमारा जो गोल है वो पीछे रह जाएगा और हम लोग के साथ साथ जो है कंट्री के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कुछ लोग कहते हैं कि हाँ पैसा हो गया इट मीन्स वो जिंदगी में सब कुछ मिल गया, बट ये सही नहीं है, क्योंकि पैसे से आप जो है आप जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना वो आप परचेज कर सकते हो, बट नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको हम पैसों से खरीद नहीं सकते। जैसे कि हमने कहा पीस है, मेंटल पीस है, क्या आप पैसों से खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। रिस्पेक्ट आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। इक्वालिटी है, इसी तरीके से आप बोलते हो सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें आप जो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो ये सब चीज़ें आप जो है नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो हर आदमी की है, मैंने कहा उसकी एस्पिरेशन, वो कहाँ रह रहा है, कैसे सिचुएशन में रह रहा है, वो अलग अलग होती है। उसी तरह से उसकी जो जहाँ रह रहा है उसकी, अब मान लो एक कच्चे घर में रहने वाले आदमी के ऐसा टाइम आए कि बारिश में आते ही कच्चा घर खराब होने लग जाते, चूने लग जाते हैं, मेरा भी एक बड़ा पक्का घर बनेगा। फिर अगर पक्के घर में रहना हो, मेरे तो एक बड़ा बंगलो बनेगा, बॉम्बे में जाके सेटल होऊंगा। तो ये डिजायर्स है, एस्पिरेशंस है उस आदमी की, उसकी लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बदलती रहती है। ठीक है, साइकिल वाला सोचता है मेरे पास बाइक आ जाए, बाइक वाला सोचता है मेरे पास कार आ जाए, कार आने के बाद में फिर सोचता है मेरे पास ब्रांड मतलब जो है लेटेस्ट जो है मॉडल की कार्स आ जाए, ये आ जाए। तो मतलब ये गोल्स एंड एस्पिरेशन हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। अब हमने कहा अगर किसी की भी अगर बात करते हैं आप लोग, किसी भी आदमी की बात करो तो उसकी जो है कुछ डिपेंडेंसी होती है कि मेरी अच्छी लाइफ के लिए ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग देखिए, मनी तो ज़रूरी है, मनी बिना आदमी कुछ भी जो है मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो नहीं खरीद पाएगा। तो मनी तो होना जेब में बहुत ज़रूरी है, कि मनी होगा तभी आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, सब कुछ चीज़ कर पाएंगे। तो मनी होगे तभी आप सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद पाएंगे। ठीक है, हमने कहा आप अकेले हो, खूब पैसा है आपके पास में, तो क्या आप सेटिस्फाइड हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। आपको अपने परिवार की, आपके फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होगी। फिर आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हो, मान लो आपको बहुत अच्छी जॉब आपको दी गई, ठीक है, आपको बोला गया आप आपके यहाँ से जो 1000 किलोमीटर दूर है आपको जॉब के लिए आना है, आपको बहुत अच्छी पेमेंट दी जाएगी, बट आप वहाँ गए, आपने देखा कि इतना दूर है, आना जाना पॉसिबल है ही नहीं, मुझे यहीं सेटल होना पड़ेगा, मेरी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने देखा कि वहाँ पे जो है जो वहाँ का बॉस है वो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता है, वहाँ पे आसपास में भी जो है एरिया सेफ नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, सिक्योर एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो आदमी डेवलप है? क्या वो अपने आप को डेवलप्ड आदमी कह सकता है क्या? क्योंकि उसके पास पैसा तो है बट बाकी और चीज़ें उसके पास में नहीं है। तो हमने कहा सिर्फ पैसा ही एक कंसिडरेशन नहीं हो सकता है किसी भी डेवलप्ड आदमी के होने या नहीं होने से। ठीक है, कि वो आदमी अगर पैसा ही है वो डेवलप्ड है, तो हम केवल इस बेसिस पे नहीं कह सकते।
दूसरा है वो चाहता है कि मैं मेरे आसपास मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है, वो ये चीज़ें चाहता है। वो चाहता है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ बड़ा फ्रेंडली माहौल हो, हंसी खुशी का माहौल हो, कि हर किसी को एक दूसरे के दुख दर्द की मतलब हो कि भाई हाँ तुम्हारे आज क्यों क्या इशू है क्या नहीं हो। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मेरी जो है लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, मैं और नई चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं और नई चीज़ें सीख रहा हूँ, ये सब वहाँ पे होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ऑब्वियस होना ही चाहिए कि ऐसी जॉब ना करूं मैं या ऐसी जगह से पैसा अर्न ना करूं जो मेरी फैमिली में ही मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए। तो हर आदमी चाहता है कि मैं ऐसी जगह रहूं, मेरी फैमिली में ऐसी पोजीशन मेरी रहे जहां मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर सकता हूं, ठीक है। और जहां काम कर रहा हूं वहां पे सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, सिक्योर एनवायरनमेंट। कोई भी गर्ल होती है वो ये चाहती है कि मैं जहाँ पे भी काम कर रही हूँ वहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट मुझे मिलना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। मैंने कहा अगर हम बात करते पैसे की तो फिर इस जगह जाके ही हमारी कंसिडरेशन खत्म हो जानी चाहिए ना, इन पॉइंट्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट हमने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना पैसे के ही होती है, मैंने कहा उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन हमारी ज़रूरत जो है बहुत बड़ी है वो। तो हमने कहा अगर पैसा ही डिपेंडेंसी होती तो केवल फर्स्ट पॉइंट लिख के हम फ्री हो चुके होते, नहीं, लेकिन इसके अलावा भी हमें मेंटल चीज़ें कुछ चाहिए होती है जो हमारी ज़िंदगी में सुकून लाती है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो हमने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या कोई भी डेवलपमेंट सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है। हमने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द adoption of new technologies, a transition from agriculture based to the industry based economy and improvement in lifestyle। अब इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक छोटा सा इसमें बताया गया है कि जब हम हमारी लाइफ में नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ हम जो है एक एग्रीगेंट सोसाइटी से निकल कर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ चले जाते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, तो उसको हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा है, ठीक है। अब हमने कहा आगे हम पढ़ेंगे मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। अभी हमने थोड़ी चीज़ें पढ़ ली है। मटेरियलिस्टिक जो सारी चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती, सारे एसेट्स हैं, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, सब चीज़ें जो हम पैसे से खरीद रहे हैं वो सब मटेरियलिस्टिक है। बट नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा पीस है, हर आदमी को मेंटल पीस चाहिए होता है, उसको अपनी फैमिली चाहिए होती है। वो सोच रहा है कि मुझे भाई रोज पैसा अच्छा मिल रहा है बट रोज आके मेरे को अब्यूजिव लैंग्वेज में मेरा वो बॉस बात करता है, तो वो उसको नहीं चाहिए, वो ऐसे उसको चाहिए, उसको इक्वालिटी भी चाहिए कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमें इक्वालिटी मिले, सिक्योरिटी मिले, ये सारी चीज़ें आदमी चाहता है। तो ये सब आती है नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इतने डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आगे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एज अ ह्यूमन। तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट किस किन चीज़ों पे बेस है। तो मैंने अभी आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, वो हम इसी में पूरा पूरा समझ लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ an individual in such a way that he could lead a happy life। अब हैप्पी लाइफ जी रहे, पैसा आते ही हैप्पी लाइफ थोड़ी है, और भी चीजें हैं ना, हमने भी डिस्कस की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज चेरिस्ड विश एंड फुलफिल ऑल द मटेरियलिस्टिक डिजायर। तो हमने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जब एक आदमी के पास में मतलब इतना पैसा वैसा आ जाता है जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, हंसी खुशी वाली लाइफ जी रहा है और सारी उसकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी हो रही है, ठीक है। अब आदमी और क्या चाहता है, वो चाहता है मुझे रेगुलर वर्क हो, ऐसा नहीं एक महीने तो बड़ा मेरे पास पैसा आ रहा है दूसरी बार नहीं आए, और बेटर वेजेस होनी चाहिए। ऑब्वियस है कि जहाँ काम कर रहा हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरी सुबह से शाम, बट बेटर वेजेस नहीं मिल रहे, तो क्या हम डेवलपमेंट मानेंगे, नहीं। डिसेंट प्राइस फॉर देयर, अगर कोई फार्मर है तो क्या चाहता है, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स और मेरे जो क्रॉप्स हैं उनका मुझे अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा हर जगह हमने देखा कि यानी कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें किससे कनेक्ट हो रही है, ये हो रही है मनी से कनेक्ट, ठीक है। ये सब चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट हो रही है, ये मनी से कनेक्ट हो रही है। आगे हम देखते हैं द मेजर्स ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट अदर देन इनकम आर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी हमने पूरा डिस्कस कर दिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ में सब चीज़ें हैं, पीस है, फैमिली है, सिक्योरिटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब चीज़ें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाती है। तो हमने कहा इन चीज़ों के अलावा भी, मतलब इनकम के अलावा भी हमारी लाइफ में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है। वो हमारे जो है हम बोलते हैं हमारे लिए अगर डेवलपमेंटल गोल्स है तो वो भी हैं हमारे, ठीक है। हर आदमी चाहता है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उसको फ्रीडम मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके कहीं पे भी कहीं उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। तो ये हर आदमी के इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। जब ये गोल सारे अचीव हो जाते हैं तब कोई ह्यूमन बीइंग जो है डेवलप माना जाता है।
आगे आते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अभी हम सब चीज़ों को डिस्कस करते जा रहे हैं, फिर हम इनको पूरा एक्सप्लेन में कि HDI जो है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हमने डेवलपमेंट समझ लिया, हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, फिर हमने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, अब एक आदमी का हो गया, अब नेशन का भी तो करा ही देते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट किस पे डिपेंड हो रहा है, अगर वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो इनडायरेक्टली नेशन तो डेवलप हो ही रहा है ना। तो हमने ये चीज़ कही है कि यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सन रिगार्डिंग कंट्रीज डेवलपमेंट। सबके अलग अलग होते हैं, कोई बोलता है पैसा है होना चाहिए, कोई बोलता है हमारे पास में आर्मी बहुत बड़ी होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब हर आदमी के है। तो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है मेनली यहाँ पे जो है इनको टारगेट बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं द वर्ल्ड बैंक जो है कुछ चीज़ें कि भाई वो जो है डेवलप्ड है नहीं है कोई कंट्री, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या है कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, उनके बेसिस पे जो है पूरी उनको चेक किया जाता है, फिर बताया जाता है कि क्या कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, सब चीज़ें उसमें डिस्कस की जाती है। तो उसमें केवल पर कैपिटा इनकम हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर मेनली जो माना जाता है इसको ही हमने जो है इंडिकेटर माना है डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो उसके बाद में उसको हम क्या मानते हैं कि वो डेवलप्ड है, और उसकी कम है तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे अभी इसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो रिच कंट्रीज थी उनकी 4,53,000 पर एनम थी, और फिर हम लोग उनको हमने रिच कंट्रीज बोल दिया, लेकिन जिनकी 37,000 से भी कम है उनको हमने क्या बोल दिया है, लो इनकम कंट्रीज बोल दिया है, ठीक है। तो अब ये है, इस तरीके से हमने कहा कि रिच और पुअर का हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब हमने कहा कि वर्ल्ड बैंक जब है ना नेशनल डेवलपमेंट देखता है तो उसका एक ही बेसिस देखता है, वो देखता है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, उसके बेसिस पे वो क्या मान लेता है कि वो सारी की सारी कंट्रीज डेवलप है, जो इस क्राइटेरिया से ऊपर जा रही है और जो इस क्राइटेरिया के नीचे है वो सारी की सारी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। अब हमने कहा जब 2004 में ये हुआ था तो उसमें बताया गया था कि जो भी 4,53,000 जो एनम जिनके पर कैपिटा इनकम है वो रिच कंट्रीज है, और जिनकी 37,000 या उससे कम है वो लो इनकम कंट्रीज है। अब हमने कहा हमारा जो, अगर हम 2004 की बात करें तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम था 28,000 पर एनम था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम कौन से में आ गए, हम लो इनकम कंट्रीज में आ गए। अब सारी रिच कंट्रीज, ठीक है, बस इसमें से मिडिल ईस्ट और जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं उनको हटा दो तो सारी की सारी जो ऐसी रिच कंट्रीज हैं उनको डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। अब हमने कहा मिडिल ईस्ट और इनकी पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है, बस बाकी इंडिकेटर्स उनके नहीं है, तो हम उसके बेसिस में उनको नहीं कंसिडरेशन यहाँ पे दे रहे हैं। अब नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन पर देख लो, इस सब चीज़ों के बाद में द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कि हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड हमने दिया, और साथ ही साथ हमने अब्रॉड भी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ से इनकम ली है, मतलब हमें इनकम हुई है, हमने कुछ चीज़ें उनको दी होगी, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह की हम लोग बात करते हैं, तो उन दोनों को मिला के एक तो हमारी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है प्लस जो अब्रॉड वगैरह में जो भी उससे हमें जो इनकम हुई है, उन दोनों को मिला के हम उसको नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अब पर कैपिटा इनकम हम शुरू से सुने जा रहे हैं। अब पर कैपिटा इनकम होती क्या है, हमने कहा एक पर्टिकुलर मतलब ईयर के अंदर वहाँ रहने वाले मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी एक एवरेज इनकम निकाली जाती है, उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर ईयर टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट ईयर सिंस, मतलब अब इसके अंदर वही है पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमने कहा एवरेज इनकम इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब इसको हमने निकाला है कैसे, टोटल इनकम लिखी रहती है, टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। मान लो कि एक जो मतलब कंट्री है उसके अंदर जो है एक जो है A, B, C, D और E 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है। इनकी इनकम मान लेते हैं हम लोग जो है 10, 20, 30, 40 और 50 है, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में क्या करोगे, इनको प्लस करोगे 30, 60, 100, 150, ठीक है, यही हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये 50, 50, 100 और ये होगी 150, ये हो गया हमारा टोटल इनकम।
अब हमने कहा टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हमने करा, तो मैंने इसको करा तो 30 जो है यहाँ की मतलब पर कैपिटा इनकम निकल के आई कि एवरेज अगर हम लोग माने तो यहाँ पे रहने वाले जो पर सिटीजन है उनकी कितनी हो गई है 30 रुपीज़ उनका पर कैपिटा इनकम है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, टोटल इनकम लिख दो कि कितनी इनकम आई है, फिर टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री की, फिर आप उनको करो और इस तरीके से उसकी पर कैपिटा इनकम निकाली जा सकती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये हर कंट्री की अलग अलग, देखिए हर आदमी वहाँ रहने वाले पॉपुलेशन सबकी अलग अलग है, उस अकॉर्डिंग जो है उनका एवरेज इनकम भी अलग अलग निकलता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में अब धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अब हम अलग अलग कंट्रीज की क्या बात करें, हमारे इंडिया के अंदर ही देखोगे तो हर स्टेट की पर कैपिटा इनकम अलग अलग होती है। तो हमने कहा हमारे, अगर आप पर कैपिटा इनकम के अगर उस पर बात करते हो तो पंजाब की जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पंजाब की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, किससे, केरला से। एक हम लोग इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, बट अभी हम लोग चीज़ें समझ लेते हैं। हमने कहा कि पंजाब की पर कैपिटा इनकम हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ रही है। आगे हम देखते हैं फिर क्या केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम कह दें कि जो है पंजाब इज़ मोर, भैया पंजाब इज़ डेवलप्ड देन केरला, क्या ऐसा हो सकता है क्या एक ही बेसिस पे आप बोल सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा डेवलप है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम जानते हैं कि क्या वो डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। तो इसके बाद में हमने कहा ऐसी चीज़ें होती है जैसे लिटरेसी रेट हो गई है, हमने कहा फिर जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट होती है वो होती है, फिर नेट अटेंडेंस रेशो होता है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं जो हम लोग देखेंगे, जहाँ उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री जो है डेवलप्ड है, कौन से स्टेट जो है ज़्यादा डेवलप्ड है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने कहा लिटरेसी रेट देखो आप, ये आप पहले यहाँ पे पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर लो कि मान लो यहाँ की 26,000 है और केरला की 22,800 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे ये विनर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब लिटरेसी रेट पे जाते हो तो आपने क्या देखा, पंजाब में 70% है और यहाँ पे केरला में 91% है, तो यहाँ पे विनर कौन हो गया, यहाँ पे केरला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर हम चीज़ें देखते हैं। तो तीसरी चीज़ हम लेते हैं लो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, तो कहाँ पे है, केरला में। तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होती है वो समझो। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का मतलब होता है ऐसी जो है, हमने कहा कि मान लो 1000 बच्चे जन्म हुए, ठीक है, उसमें से कितनी डेथ हो चुकी है उस एक पर्टिकुलर ईयर में, तो वो इन्फेंट मतलब एक साल पूरा होने से पहले पहले जो बच्चा खत्म हो जाता है तो उसको इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा केरला में तो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे भी केरला विनर हो गया। ठीक है, यहाँ पे केरला में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छी हेल्थ एजुकेशन वगैरह है सारी की सारी यहाँ पे। तो हमने कहा अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है ना, तो उसके अंदर केवल हम लोग मानते हैं, केवल जो पंजाब के अंदर देखो आप लोग, पंजाब के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे 49 है। ठीक है, और केरला में देखो तो केवल 11 ही है, तो कितना फर्क आ गया। तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कहाँ की कम है, केरला की कम है, और यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ऐसे बच्चे जो 1 साल से पहले खत्म हो गए थे वो 49 है, कहाँ पे, पंजाब के अंदर। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे केवल 11 ही है, तो यहाँ पे भी कौन जीत गया, केरला जीत चुका है। तो अगर हम लोग केवल पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चलते तो पंजाब जो हमेशा ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, बट आगे और कंसिडरेशन या इंडिकेटर्स हमने जब मेजर किए तो हमें पता चला कि पर कैपिटा इनकम को छोड़कर बाकी सारे लिटरेसी रेट हो, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट हो, या हमने कहा कि लिटरेसी रेट हो, उन सब में वो आगे है, किससे, पंजाब से। तो इसमें हमने कहा ज़्यादा डेवलप कौन होगा, वो केरला होता है हमारे। अब अगर हम कहते हैं कि अगर मैंने कहा कि पर कैपिटा इनकम को ही अगर मैं बेस बना लेती मेजरमेंट का कि है ना डेवलपमेंट का, तो उस केस में तो पंजाब हमेशा आगे होना चाहिए था। लेकिन हमने कहा इसके बेसिस पे केवल हम किसी भी स्टेट को नहीं बोल सकते कि वो डेवलप्ड है या कौन सा ज़्यादा है, उसके बेसिस के लिए हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी देखने होते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे तो हमने कहा पंजाब विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार एट द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स। क्यों, क्योंकि बिहार की पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। तो अब हमने कहा इस बेसिस पे तो बिहार सबसे अंडर डेवलप्ड हो गया
और जो है सबसे ज़्यादा डेवलप कौन सा हो गया, पंजाब हो गया। लेकिन हम आगे की तरफ देखते हैं। अब हमने कहा पंजाब जो है, बिहार के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है चीज़ें, पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार इज़ वेरी लो, मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट इवन गेट टू गो टू स्कूल देयर। तो बिहार में तो हालात बहुत ख़राब है। बिहार में देखिए वो है अंडर डेवलप, ना तो लिटरेसी रेट अच्छी है, ना हेल्थ वहाँ पे अच्छी है, ना बच्चे वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं। तो हर तरह से हम देखते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन हम आगे चलते हैं। अब जो हमने नया मतलब निकाला है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक पैसा नहीं है, उसके साथ में एक नया मीनिंग हमारे सामने निकल के आता है कि ह्यूमंस के लिए जो है उस केवल पैसे के अलावा, अगर हम बोलते हैं केवल, इसको हम कहते हैं कि केवल इनकम नहीं है। अब एक नई मीनिंग निकल के इसकी आई है कि इनकम ही ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिस नहीं होता है। उसके साथ साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कौन कितने साल वहाँ पे जीता है, कि इस हिसाब से कि आपके जो है 50 साल के बाद में जिंदा नहीं रह रहे हैं, 60 साल के बाद में जा रहे हैं, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। कि टॉडलर्स से मतलब आप जब बड़े होते हो, एडल्ट उसमें गए, फिर आप जो है आगे की तरफ बढ़ते हो, फिर आप एजेड वाले ग्रुप में जाते हो, तो कितने साल तक कोई आदमी जीता है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। जहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे जल्दी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर हेल्थ में वो अवेलेबल ही नहीं है फैसिलिटीज़। एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट कैसी है वहाँ पे, ये भी डिपेंड करता है। हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमने कहा, डेथ रेट हमने कहा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स कैसे है, हॉस्पिटल्स हैं, आपके और सब चीज़ें हैं कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने कहा केवल हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर कंसिडरेशन देते हैं सिर्फ इनकम से, तो ये सही नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि वो कंट्री जो है डेवलप है या नहीं है। इन सब इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए जो है एक हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट आती है जिसको बोला जाता है HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी, तो इसके अंदर हमने कहा सिर्फ पैसा नहीं, ये जो यहाँ पे जो भी रैंकिंग दी जाती है ना, उस पर बेस पैसा नहीं होता, उसके साथ साथ में हेल्थ भी होती है, एजुकेशन भी होती है, इनकम भी होती है। जब भी कंपेयर किसी कंट्री को आप दूसरी कंट्री के साथ करोगे तो इसमें ये सारे इंडिकेटर साथ के साथ में वहाँ पे चलते हैं। अब जो ये HDR जो है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी हमारे सामने, उसमें हमें पता चला है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बात करें हेल्थ, पहले कहा जाता रोटी कपड़ा मकान, ये ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, बट अब इसमें दो चीज़ें और है, हेल्थ और एजुकेशन को भी उसमें ऐड कर दिया गया है। पहले सिर्फ ये होता था कि प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्लोथ्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 3 चीज़ें देखी जाती थी। बट अब इसके अंदर हमने हेल्थ और एजुकेशन को भी ऐड कर दिया कि वहाँ के कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने कहा हेल्थ वहाँ पे कैसी है, लोग बीमार हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कैसी है, जो हमने कहा BMI वगैरह कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो हमने कहा ना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, फिर हमने कहा एवरेज एजुकेशन लेवल क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग कैसा है, मतलब जो हमारी है वो पर कैपिटा इनकम है उसके बेसिस पे है। ठीक है, अब जो ये HDR है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना, वो क्या करती है, कंट्रीज को किस बेसिस पे कंपेयर करती है, वो एजुकेशनल लेवल्स के हिसाब से करती है, उनके हेल्थ स्टेटस के हिसाब से करती है, और उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनको जो है कंपेयर करती है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स जो हमारे इंडेक्स है, उसके अंदर क्या किया जाता है, सब चीज़ों को देख के, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, एजुकेशन हो, मैंने कहा पर कैपिटा इनकम हो, सब चीज़ों को देखने के बाद में फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें हर कंट्रीज़ को एक रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अब हमने कहा इसमें कंट्री को रैंक देने के लिए ये 4 चीज़ें यहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, 4 टियर्स यूज़ करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब हमने कहा पहले हमारा इस HDR में 129 नंबर था, बट अब हम लोग जो है फिसल के कहाँ चले गए हैं, 131 पे। ठीक है, अब यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो गिर रहा है, नहीं तो आगे की तरफ बढ़ना चाहिए था हमें। तो यानी कि अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग अगर बात करें डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा नंबर आता है 131 नंबर पे, हमारे से आगे 130 कंट्रीज हमारे से आगे है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं, उनको थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं, जैसे कि इनकम के अलावा और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा हम लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, अब ये क्या होता है, अब हमने कहा अगर जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती, वहाँ पे क्या होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमें कम मिलेगी। जैसे हमने केरला को देखा, केरला में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो हमने कहा कि इट इज़ एन इंडिकेटर of the availability of doctors and medical facilities in the region as well as the awareness of the people living there in regard to disease and their prevention। अब हमने कहा ये जो है इंडिकेशन किस चीज़ का होता है कि वहाँ के जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो मतलब अवेयरनेस कितनी है उनमें, लाइफ को लेके है, डिजीज़ को लेके है, साफ़ सफाई को लेके कितनी अवेयरनेस है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो है डॉक्टर फैसिलिटीज़ या मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। Low infant mortality rate indicates good medical facilities and all-round development in the society. A high rate will be economic loss for the region as much effort is wasted which could have been hastened। अब मैंने कहा जहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी कम है, इट मीन्स क्या है, वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अच्छी है, लेकिन जहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज कम है। तो इस चीज़ को हम ऐसे कंपेयर करते हैं। अब आते हैं लिटरेसी रेट, वहाँ पे भाई कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो हमने कहा 7 से अबाव वाले जो बच्चे हैं वो कितने वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, उनका जो नंबर होता है वही लिटरेसी रेट होती है। तो हमने कहा दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द नंबर ऑफ स्कूल्स। अब ऑब्वियस है कि बच्चे लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे स्कूल्स ज़्यादा है, टीचर्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल है। लिटरेसी रेट कम है तो इसका मतलब ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे कम है। तो हमने कहा द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स अवेलेबल इन अ रीजन एंड इट ऑल्सो indicates whether the facilities are being used or not due to societal pressures। अब इसमें बोला है हमने मान लो कि या तो वहाँ पे स्कूल्स और वो है ही नहीं टीचर्स, या हो सकता है वहाँ पे सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा है जो पढ़ाई करने नहीं देते। हमारे यहाँ पे एंशिएंट टाइम में यही तो होता ना, जब हम लोग चेंजेस ला रहे थे, जब हमारे यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे, तो उसमें हमने यही चीज़ें देखी थी ना कि क्या होता था कि जो बैकवर्ड क्लासेस होती है वो बोलते कि पढ़ के क्या करना है, तुम्हें तो ज़िंदगी भर ये हमें तो मजदूरी करनी है, ये करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सोसाइटल प्रेशर भी होता है, या हो सकता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, दूर जा नहीं सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लिटरेसी रेट मतलब हम लोग बात करते हैं जो 7 ईयर से अबाउ जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं, वो हमारी लिटरेसी रेट है। इसी तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इसका मतलब भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है। अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ है तो इसका मतलब कोई बहुत उम्र दराज आदमी भी जी रहा है वहाँ पे, लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे जल्दी ही मौतें हो रही है, बहुत सारे डिजीज़ आ रहे हैं, ये सब की चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने कहा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल बी ए हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये भी इसका एक वो हमने कहा वो हमें जो एक पिछड़ेपन का वो है कि अगर वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो ये भी पिछड़ेपन का एक निशानी है। आगे हम चलते हैं। ये तो सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन हो गया किसके, अब देखो छोटा बच्चा होता है, फिर टॉडलर बनता है, फिर टीनेज एज में जाता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है। तो क्या ये चल रहा है वहाँ पे, या एक एज के बाद में ही जो है डेथ हो जाती है वहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कंसीडर की जाती है। अब हमने कहा डेवलपमेंट पढ़े जा रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने कहा कि डेवलपमेंट जो है किस तरीके से होना चाहिए। हमने कहा एक ऐसा ना हो किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदायक हो, तो हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है ताकि वो दूसरों के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब हमने कहा कि एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने क्लास जो हमारी 10th की ज्योग्राफी है उसके अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। उसके अंदर साफ लिखा होता है कि हमें डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ हम हमारे प्रेजेंट की सारी नीड्स को फुलफिल करें, लेकिन हम क्या करें, हमारी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। हम ऐसा नहीं कि आज ही सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके ख़त्म कर दें। हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें नेक्स्ट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी तो हमें बचा के रखना है ना। अगर हम आज ही सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, आगे आने वाले के लिए तो स्टोरीज हो जाएगी वो कि ऐसा भी हुआ करता था, अच्छा ऐसे रिसोर्सेज भी मिला करते थे। तो अगर हम आज ही इन चीज़ों पे बैलेंस रखेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रह सके, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, वो हमारे लिए हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। वो हमने क्या किया, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने बचा लिया, ठीक है।
फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मैंने क्या करा है कि चीज़ें बचा के रखिए। ऐसा नहीं कि एक टॉफ़ी का बॉक्स है हमने आज में पूरा खत्म कर दिया, फिर नेक्स्ट डे के लिए क्या है, फिर खत्म तो हो गया ना। तो इसलिए क्या है, चीज़ों को ऐसा यूज़ करो कि आज की नीड्स के साथ भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि आज प्यासे रहो ताकि आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचा रखे, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हम बोल रहे इतना ही यूज़ करो जितनी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि हर आदमी की नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीड तो देखो किसी की फुलफिल नहीं होती है, लालच तो ऐसा है कि कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे, आज की नीड्स को ध्यान में रखते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, हमने कहा आज की नीड्स भी फुलफिल करनी है और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनकी नीड्स का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब हमने कहा इसी तरीके से हमने कहा कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियसली। अब हमें दिमाग से वाइजली हम चीज़ों को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में तो हम ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो दूसरा यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं करना है। हमें यूँ करना है कि इन चीज़ों को बचाओ जितना बचा सकते हो, ताकि ये आगे के लिए हमारे सेफ हो सके। आज ही आप चीज़ें ख़त्म कर दोगे तो आपके लिए भी तो आगे नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी तो आगे नहीं होगी। तो हमने कहा ये एक बैलेंस बनाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बोलता है आज की नीड्स को फुलफिल करते हुए आगे की जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचाना। आप आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे बड़ी हमने कहा हमारा डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक जहाँ हो गया ना, तो वो हमारे लिए बहुत ख़राब है। ठीक है, हम कहते हैं अभी डैम्स बन रहे हैं, वो उसमें हमने डिफॉरेस्टेशन किया, हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे कट गए, हमारी ट्राइबल्स वहाँ से जो लोग हैं वहाँ से चले गए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से चीज़ें काम में करिए, हमारा एनवायरमेंटल भी जो है उसकी प्रोटेक्शन हुआ। मैंने कहा ना विदाउट जो हमने कहा उसको नुकसान पहुंचाए, किसको, हमारे एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, चेक्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हमें रोकना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए हम इंडस्ट्रीज लगा जाए, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है वो हमारे सॉइल में जा रहा है, वो हमारे जो है पॉन्ड्स वगैरह में जा रहा है, वो सब कुछ खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए हमारे डेवलपमेंटल गोल्स की वजह से। तो चीज़ों को इस तरीके से करते हुए चलना है। हमें ध्यान रखना है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि आज ही मैं सारा खत्म कर दूं, कल के लिए नहीं बचे, तो ये ध्यान नहीं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमें उतना ही चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हमने कहा रिसोर्सेज का हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा वाइजली अब हमें यूज़ करना है ताकि वो बची रह सके। नहीं तो अभी थोड़े दिनों में स्टोरी बन जाएगी ये कि ऐसे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हुआ करते थे। अब क्या कर सकते हो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो हम लोग वापस कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हम वापस से बना नहीं सकते हैं, उनके रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करना चाहिए हमें। फिर उसके बाद में हम करते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग उनको वापस से बना सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए और पूरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए और नेचुरल कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे हमने कहा विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, बायोमास एनर्जी है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ताकि क्या होगा, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये वापस रिन्यू होते रहते हैं। बट हमने ऐसे जो रिन्यू नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो करोड़ों साल लग जाएंगे उनको वापस बनने में। तो हमें ऐसे यूज़ करो जो रिन्यूएबल हो। हमने कहा फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ करो। फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम है, हमारा जो डीजल है, इन सब चीज़ों का आप कम से कम यूज़ करो। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि आप अगर इनका ज़्यादा यूज़ करोगे तो खत्म हो जाएंगे तो ये वापस से नहीं बन पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इनका हमें कम यूज़ करना है, ताकि अब बोलोगे मैम कार वो नहीं है तो हम लोग ये तो करना ही पड़ेगा, कार भी चलानी पड़ेगी सब। बट हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, जिसमें क्या होगा, अगर 10 आदमी पहुंचने के लिए आप 10 कारें लेके जा रहे हो, इससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करो, ताकि एक ही बार में आप काफ़ी लोगों का जो आप पेट्रोल है, डीजल है, वो बच जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यूज़ करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें यूज़ करनी चाहिए। अब हमने कहा क्योंकि हमारे सॉइल वगैरह ख़राब हो रही है, तो हमें उनको बेटर बनाने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, जिसमें हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनिक तरीके से सारा काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो है सॉइल को नुकसान नहीं पहुँचता है। और रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्वियस है कि हम लोग जो है बेटर एनवायरनमेंट अगर हमें बनाना है तो हमें ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम होनी चाहिए। हमने कहा हमारे जितने भी जो
सुख साधन है हमारे सारे, उनमें से जो निकलते हैं गैसेस वगैरह, उससे क्या होता है हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सब चीज़ें पड़ी हुई है ना, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, सब ये डिप्लीट हो रही है हमारी ओजोन लेयर, सब पता हो रहा है। तो हमने कहा इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल ऐसे मतलब होता है ना, बिल्कुल उससे यूज़ करे जा रहे हैं कि चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी, हम उनको ध्यान नहीं रहे, केयर नहीं कर रहे हैं उनके, तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आपको पता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है हमारे जितने भी आसपास की चीज़ें, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, हम सब उनको क्या कर रहे हैं, उनको पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, ऐसी चीज़ें हैं, हमने कहा पानी हम कैसे पॉल्यूट करते हैं, हम घूमने गए सारी बॉटल्स वगैरह, रैपर्स वगैरह उसी के अंदर डाल के आ गए। एयर है तो हम लोग क्या, ये जो पेट्रोल वगैरह, इनसे सबसे जो गैसेस वगैरह निकलती है उससे हो रहा है, ये सब चीज़ें, ऑटोमोबाइल्स जो है, सबकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इससे हमारा जो है एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा है, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ ऑल। उन्होंने कहा सब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम सबकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम किसी एक का भी लालच पूरा कर सकें। देखो लालच कभी पूरा नहीं हो सकता है, बट जरूरतें पूरी हो सकती है। तो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, बट किसी की ग्रीड पूरी नहीं कर सकते। तो हमें इसी तरीके से ग्रीड ना करके सिर्फ नीड की तरफ चलना है, तो हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत सही हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं पानी, अब पानी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पानी। आपने देखा ना कि हाँ, जिनके घरों में नहीं होता उनसे पूछो वो कैसे लाइन में खड़े रहते हैं, और हमारे घरों में टैप है तो टैप चालू छोड़ दिया हमने, वो पौधों को पानी डालने गए तो वो ऐसे ही हो गया। तो इस तरीके से क्या होने लगा, हम लोग चीज़ों को केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा वाइजली यूज़ करें तो हम लोग जो है इनको बचा सकते हैं। तो अब मैंने कहा ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनका कम से कम हमें यूज़ करना है, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है, इनका हमें कम से कम यूज़ करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें ध्यान रखना है, ताकि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी ये गिफ्ट दे सकें। ऐसा ना हो कि वो हमेशा ये चीज़ कहती रहे कि देखो इन्होंने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया। ऐसी चीज़ें हमें भी कभी देखने को मिलती, बट नहीं होगी अगर हमने आज वाइजली उनको यूज़ नहीं किया। अब हमने कहा हमेशा जो है ये जो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस पे जो है कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो हमने कहा ये US डॉलर्स होते हैं, उसमें 12,236 जो अगर किसी की है, मतलब ये 2016 वाला डेटा मैं बता रही हूँ आपको, 12,236 पर एनम अगर उनका पैसे हैं तो वो रिच कंट्रीज़ है। लेकिन जिनका जो US डॉलर में हम बात कर रहे हैं 1005 है, वो सारी लो इनकम कंट्रीज में कैटेगराइज उनको किया गया है। ये मैंने चीज़ें थोड़ी आपको पहले भी बता दी थी। अब हमने कहा इसके अलावा हमने कहा कि जो ये वर्ल्ड बैंक जो चीज़ें लेके आती है ना, उसमें ध्यान रखना सिर्फ इनकम को बेस बनाती है। वो किसी भी कंट्री को अगर डेवलप बता रही है तो वो सिर्फ कि उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वो बाकी इंडिकेटर्स की तरफ ध्यान नहीं देते, जैसे लिटरेसी वगैरह है या हेल्थ केयर है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा अब ये सिर्फ जो हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, सिर्फ हमें क्या बताती है, इनकम के बारे में बताती है, और ये बताती है हमारे सिटीजन्स में कैसे मतलब बटी हुई है, बाकी और ये कुछ भी हमें नहीं बताती है। तो US डॉलर 12,236 पर एनम अगर है वहाँ की पर कैपिटा इनकम, तो वो कंट्री रिच है, और अगर उसकी 1,005 से कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज है। ठीक है, इसी तरह से हमारा एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, इसके ऊपर ही काम करता है ये हमारा, जिसमें क्या है कि जैसे जो अंडर डेवलप्ड होती है जो कंट्रीज़, या हमने कहा हमारे सिटीज़, हमारे जो स्टेट्स होते हैं उसमें भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जो ऐसे ग्रुप्स हैं या हमने कहा ऐसे अंडर डेवलप्ड ऐसे स्टेट्स हैं, हम उनको PDS सिस्टम के थ्रू क्या है अनाज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, राशनिंग शॉप वगैरह हमारी होती है, उनके थ्रू हम लोग उनको कम रेट्स में करवाया जाता है प्रोवाइड हर चीज़ें। अब हमने कहा वर्ल्ड बैंक के आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि उसके बेसिस पे हम लोग जो है दो कैटेगरीज हमारे यहाँ पे बन के आती है, एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो अब एक तो हमने कह दिया कि इनकम के आधार पे इनको बांटा गया है। पहली हमने कहा जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, उनकी एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमने कहा इनके बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया होता है, रहने का तरीका है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, सब है, पानी प्रॉपर आ रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ठीक है,
लेकिन जो लो एवरेज इनकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे लो एवरेज इनकम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेस पर कैपिटा इनकम आपको देखने को मिलेगी, और उनके अब पैसे ही नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो कम मिलेगी ही मिलेगी। अब हमने कहा इनमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है डेवलप कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई होगा और यहाँ पे बहुत जो है कम होगा, या तो बहुत कम होगा या मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि डेवलप कंट्रीज के बराबर होगा, इनके मुकाबले कम ही हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं अब जो एक वर्ड होता है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है सारी फैसिलिटीज़, जैसे हेल्थ केयर हो गई, वाटर हो गया, जैसे हमने कहा सैनिटेशन वगैरह हो गई, सारी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है चीज़ें। तो अगर हमने कहा है जो ये कंट्रीज़ होती है जैसे डेवलप कंट्रीज़ होती है उनमें पब्लिक फैसिलिटीज़ हर इंसान के लिए अवेलेबल होती है, बट ये हमारे इंडिया के अंदर अगर मतलब ऐसी सारी जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, डेवलपिंग कंट्रीज में आपको क्या होगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, इससे जो ये पब्लिक फैसिलिटीज होती है उनसे डिप्राइव्ड मिलेंगे वहाँ के सिटीजन, उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी, आधी उनको नॉलेज भी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे लिटरेसी हाइट जो है, लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ी हाई होगी। कारण यहाँ पे क्यों, क्योंकि पैसा है, पैसा होने की वजह से बेटर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पैसे की कमी है तो लिटरेसी रेट थोड़ी कम मिलेगी डेवलपिंग कंट्रीज में ना, अंडर डेवलप नहीं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम मिलेगी, क्योंकि देखिए एक तो पैसा कम है, पैसा कम होने के बाद में जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ की तरफ वो लोग इतना जानते भी नहीं होते, मतलब अवेयरनेस नहीं होती उनके अंदर कि एजुकेशन इतनी ज़रूरत है, तो वो डिप्राइव्ड होते हैं इन सब चीज़ें। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होगी वो रेट अच्छी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, इसकी वजह से हेल्थ केयर वगैरह फैसिलिटीज़ भी इनके पास अवेलेबल है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे नॉर्मली थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब बेसिस पे जो है यहाँ पे इनका एक जो है चीज़ें तैयार की गई है। तो अब हमने पूरा जो हमारा डेवलपमेंट जो चैप्टर था वो हमने पूरा का पूरा इसमें समझ लिया है। कुछ एक की वर्ड्स हैं, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ इस चैप्टर में से। अब हम लोग, क्योंकि ये हमारा अब एग्ज़ाम के पहले वाला है तो हमें जल्दी जल्दी से इसको चीज़ों को करना था, तो हमने इस चैप्टर को फटाफट किया है ताकि आपको क्विक रिवीजन इसमें मिल सके। तो आपने इसके अंदर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को हमें एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उसको पढ़ने के बाद। जब आज अपने चैप्टर पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगाने के बाद में चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप जब एनसीईआरटी देखोगे उसमें आपको वर्ड मिलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आदमी जो है, कोई भी वहाँ का जो सिटीजन है, कोई भी आदमी है, उसका आप क्या करोगे, इसके अंदर जो है पता चलता है कि वो आदमी नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवर वेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर बॉडी फैट निकाला जाता है, इसके अंदर क्या लिया जाता है, वेट लिया जाता है, हाइट का स्क्वायर लिया जाता है। मान लो एक आदमी का वेट 100 kg है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है 3 मीटर है, ठीक है, या हमने कहा कि 2 मीटर है मान लो, ठीक है, उसकी 2 मीटर है, तो 2 मीटर का स्क्वायर निकाला जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 100 आ गया और इसका 4 यहाँ पे आ गया है, तो हमने इसको किया 2 से ये 50 और ये आ गया 25, ठीक है। तो 25 जो है उसका बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है। तो इसमें हमने कहा ऊपर उसका वेट लिखा जाएगा, नीचे उसकी जितनी हाइट है मीटर्स के अंदर उसका स्क्वायर लिखा जाता है, फिर जो आ जाता है वो 25 इसका बॉडी मास इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये इसकी BMI हो गई। अब मैंने कहा BMI निकालने के बाद में अब इसमें क्या होता है, अगर किसी की BMI 18 से कम है, ठीक है, बिलो 18 है, तो वो अंडर नरिश्ड है, कि वो कुपोषित है, उसके अंदर जो है चीज़ों की कमी है, अंडर नरिश्ड है। और मान लो कि अगर 25 से ज़्यादा है, अबाउट 25 है, तो वो क्या है, ओवरवेट है, ठीक है। और इसी तरह अगर 18 से 25 के बीच में है तो वो क्या है, वो नरिश्ड है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, ऐसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। डेवलपमेंट आपको बता ही दिया, डेवलपिंग कंट्रीज आपको बता दी गई है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मैंने आपको क्लियर वैसे उसमें बता दिया था कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो ऐसे बच्चे जो मान लो 1000 बच्चों का जन्म हुआ है, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 साल की भी अपनी लाइफ पूरी नहीं कर पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसको, तो क्या हो गया, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 1 year। 1 साल में
पर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे थे जो 1 साल से पहले इनकी डेथ हो जाती है। इसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। जिस कंट्री, जिस स्टेट की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगी वो उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं लिटरेसी रेट की तरफ। लिटरेसी रेट क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबाउ, 7 या 7 से ऊपर के बच्चे कितने पढ़ या लिख सकते हैं, वो होती है लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई। इसके बाद में एक आप पढ़ेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो, कि उस जो है कोई भी कंट्री है या मैंने कहा कोई भी स्टेट है, वहाँ पे 6 से 10 साल के ऐसे सारे के सारे बच्चे जो हमने देखा कि जो कि मतलब स्कूल के लिए एनरोल हुए और स्कूल जा भी रहे, तो हमने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attending school as a percentage of the total number of the children in the same age group। उस 6 से 10 साल के कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड कर रहे हैं, वो रेशो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशो। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, ये मैंने आपको बता दिया, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो अभी जो है हम, मुझे लगता है कि क्लैरिटी तो आ चुकी होगी हमारे दिमाग में। अब हम लोग जो है, अब आप बस इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। इस चैप्टर में ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं, थोड़ी सी जो है डेफिनेशंस है उनको बिल्कुल प्रॉपर आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर आप क्योंकि अगर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो केरला और पंजाब वाला जो कंपैरिजन है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर है तो आप आंसर कर सकते हो। बट डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन हमें टू द पॉइंट लिखनी पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा उनको अच्छे से पढ़ लें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।